हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये है कि मैं बताने वाला हूँ बच्चों आपको जो राजस्थान का जो चल रहा है कि जो डीआरटी का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। राजस्थान के डीआरटी में जो आरपीएमसी है उसका जो सिलेबस है वो क्या है, किन सब चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं बच्चों। कौन से पोर्शन से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कौन से सब्जेक्ट कितना मार्जिन रखता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो बैच चल रहा है विजय एजुकेशन में, जो डीआरटी का, ये यूपी, राजस्थान और बिहार ऑल स्टेट के लिए है। ठीक है बच्चों, ये जो बैच चल रहा है अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 690 में। ठीक है। इसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। देखिएगा कि ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग में अलग अलग काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं कि डीआरटी का, डीआरटी जो है राजस्थान में, वो जैसे अदर स्टेट की अगर बात करें यूपी की, तो उसमें एक्सरे टेक्नीशियन का अलग चलता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का अलग चलता है, रेडियोथेरेपी का अलग चलता है। ये अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, लेकिन राजस्थान में ये एक ही कोर्स है, रेडियो टेक्नीशियन का ये कोर्स चलता है। ठीक है। इसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखते हैं बच्चों। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं भाई। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम्स होता है। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। पहला जो पेपर होता है ना बच्चों, वो होता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। ये कंबाइंडली तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है वो होता है रेडिएशन फिजिक्स का। ठीक है। ये रेडियोलॉजिकल फिजिक्स बोलते हैं इसको। इसमें रेडिएशन फिजिक्स के अलावा और भी जनरल फिजिक्स भी आती है। ठीक है, उसके बारे में अपन बताएंगे। सेकेंड जो थर्ड पेपर होता है बच्चों, वो रेडियोग्राफी का पेपर होता है। किसका होता है भाई? रेडियोग्राफी का होता है। फोर्थ पेपर जो होता है वो डार्क रूम प्रोसीजर का होता है। ठीक है। डार्क रूम प्रोसीजर का तो 4 सब्जेक्ट होते हैं भाई आपके। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में भी 4 ही होते हैं। आपके जो आरपीएमसी की साइट पर जो अपलोडेड सिलेबस का जो दिया गया है उसमें ये चीज दी गई है। इसमें क्या चीज है कि मैंने कहा कि इसमें 4 सब्जेक्ट है बच्चों। देखिएगा इसमें कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट वो है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों सब्जेक्ट के बारे में जो आपको बताया गया है, ये 4 थ्योरी के पेपर्स होते हैं। प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स के ये होते हैं, मान के 200 नंबर का ये होता है। यानी कि हर पेपर कितने नंबर का होता है बच्चों? हर पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं तो 400 नंबर के पेपर्स होते हैं। ठीक है। इसमें देखना, मैंने कहा कि इसमें 4 सब्जेक्ट 400 नंबर का मार्जिन रखता है। हर पेपर 100 नंबर का आता है। इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 7 क्वेश्चन आते हैं। और 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और बैक टू बैक क्या होता है? एग्जाम्स होते हैं, मतलब इसमें कोई गैप भी नहीं होता है। ठीक है। तो आपको यह है कि 7 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर क्वेश्चंस 20 नंबर का होता है। इस तरह से 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है। अपन बच्चों इसके बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है, क्योंकि आपकी जो अपलोडेड है वो जो पीडीएफ है उसमें सही तरीके से क्लियरली वो सीक्वेंस वाइज नहीं जमाया गया है। उसमें से कुछ भी उठा के पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो आपका पेपर्स हो रहा है उसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको पढ़नी है। ठीक है। तो अपन देखते हैं बच्चों, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें फर्स्ट पेपर जो होता है एना, फिजियो और पैथोलॉजी। मैं आपको बताऊं बच्चों, जो पैथोलॉजी है उसका बहुत कम पोर्शंस पूछा जाता है, यानी कि रेयरली कोई कोई डिजीज पूछी जाती है। बाकी मेनली जो मेन मार्जिन जो होता है वो किसका होता है? एना, फिजियो का होता है। ठीक है। एना, फिजियो में अपन बात करते हैं बच्चों, स्केलेटन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई। स्केलेटन सिस्टम जो होता है डीआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें ना, तो स्केलेटन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसके ऊपर ही अपन बेसिस अगर देखें तो रेडियोग्राफी जो होती है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपके स्केलेटन सिस्टम, हर बोन्स और जॉइंट्स का आपको पता होगा। ठीक है। तो मैंने कहा स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन बोन्स आती है। ठीक है भाई, देखना क्या क्या चीजें आती है। स्केलेटन बोन्स आती है, जॉइंट्स आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन आती है, ग्रोथ ऑफ स्केलेटन आता है, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन क्या होता है, ये चीज पूछी जाती है। ठीक है।
टाइप ऑफ बोन्स और टाइप ऑफ जॉइंट्स, ये पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, टाइप ऑफ जॉइंट्स। टाइप ऑफ जॉइंट्स जो होते हैं वो कंपलसरी है भाई साहब, पूछेंगे ये तो, ठीक है, हर पेपर में लगभग देखने को मिलता है। ये जो फर्स्ट है स्केलेटन सिस्टम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर सेल और टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ सेल्स इसमें, ठीक है, सेल और टिश्यू वाले चैप्टर्स में क्या क्या आपके सिलेबस में है, मैंने कहा टाइप ऑफ सेल है, कंपोजिशंस, डेवलपमेंट, ठीक है, फंक्शन क्या होता है सेल और टिश्यू का, इसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशंस क्या होता है, और टाइप ऑफ टिश्यू, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो अब फिर बात करता हूं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना बच्चों, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में देखा जाता है कि ये पूछा जाता है, कई बार एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट पूछा गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल जेनाइटेरिया के बारे में पूछा जाता है, मेमलरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पार्ट, ये सिलेबस का पार्ट है भाई आपके। डीएमएलटी की बात, ठीक है, ब्लड की बात करें तो ब्लड ज्यादातर डीएमएलटी में पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि डीएमएलटी से प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो डीएमएलटी में ज्यादातर ब्लड के से रिलेटेड चीजें होती है, क्योंकि उसमें हेमाटोलॉजी और पैथोलॉजी सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। लेकिन अपने का क्या है, यहां पर ब्लड से रिलेटेड क्या चीज पूछ सकते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स के टाइप, उसका कंपोजिशन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा कि ये थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, ल्यूकोपोइसिस क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस के बारे में पूछा गया है, इसके स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन किस किस तरह से होता है बॉडी में, यानी कि ब्लड लंग्स से होकर के, लंग्स में प्योरिफिकेशन होकर के हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। वो सारे सिस्टम्स के बारे में आपको देखना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। उसके बारे में फिर आपके सिलेबस में और क्या चीजें हैं, मैंने कहा कि ब्लड का सर्कुलेशन और प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। हार्ट होता है, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में पूछा जाता है, हार्ट के वॉल्व और उसके लेयर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में पूछा जाता है भाई, लंग्स की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है वो पूछी जाती है, ठीक है। नेजल पासेज, नेजल साइनस, फेरिंग्स, नेचर और फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन पूछा जाता है, लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी पूछी जाती है भाई, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ऐसे तो देखो काफी सारा पोर्शंस होता है, लेकिन कम से कम जो सिलेबस में दिया गया है ना, कम से कम उसको तो देखना ही है, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या चीजें आती है। लिम्फेटिक सिस्टम में वैसे ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो दो ही चीज के बारे में पूछा जाता है, स्प्लीन के बारे में पूछा जाता है और बोन मेरो के बारे में पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो अपन इसमें इतना ही पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। लिम्फेड टिश्यू या टॉन्सिल्स के बारे में देखना है, स्प्लीन के बारे में देखना है बच्चों, स्प्लीन, और बोन मेरो के बारे में देखना है भाई, ठीक है। बोन मेरो के बारे में देखना है, कम से कम इतना तो देखना है लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। फिर मैं बात करें भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज पूछी जाती है, तो मैंने कहा फंक्शन ऑफ माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फेरिंग्स के बारे में पूछा जाता है, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको जो पाथ होते हैं, कहाँ डाइजेशन होता है, कहाँ अब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें एक्सेसरी ऑर्गन्स में लीवर के बारे में पूछा जाता है, पेनक्रियाज के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। लीवर और पेनक्रियाज के बारे में पूछा जाता है, ये 10-10 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर मैंने कहा बाइलरी ट्रैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, इसका जो ट्रैक्ट है इसका पता होना चाहिए। फंक्शन, एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और मेटाबॉलिज्म, ये इसके डाइजेशन कहाँ अब्जॉर्प्शन होता है, ये मैंने बताया कि ये पूछा जाता है।
फिर बात करें बच्चों यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में क्या चीज पूछी जाती है बच्चों, यूरिनरी सिस्टम में किडनी और नेफ्रॉन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किडनी और नेफ्रॉन के बारे में जनरली पूछा जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी के बारे में, यूरेटर ब्लेडर इसके पाथ जो होते हैं, ठीक है, यूरिनरी सिक्रेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम तो नेफ्रॉन्स और किडनी के बारे में, इसकी फंक्शनिंग्स, इसकी एनाटॉमी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिनरी सिस्टम से, ये ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं बच्चों, तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके सिलेबस में है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन, सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग्स आपको पता होनी चाहिए। सेरिब्रम के बारे में उसके उसके वर्किंग क्या है वो पता होना चाहिए। सेरिबेलम के बारे में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ब्रेन स्टेम इसके बारे में पता होना चाहिए, ब्रेन स्टेम का काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आती है ये आपको पता होना चाहिए। ब्रेन स्टेम में भाई साहब क्या क्या आता है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, मेडुला ओब्लागेटा आता है और पोन्स आता है। ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाती है, ब्रेन स्टेम बनाती है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है। एंडोक्राइन सिस्टम में बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है, थायराइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, इन सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे तो काफी सारी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी होती है, हाइपोथायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, ये काफी सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा कि कम से कम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ये तो आपके सिलेबस में है, ये एंडोक्राइन सिस्टम में पूछा जाता है। सेंस ऑर्गन्स में हालांकि ईयर आई के बारे में पूछा जाता है, स्किन के बारे में तो ठीक है बहुत रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आई, ईयर और स्किन, ये सेंसरी ऑर्गन्स में दिया गया। यहां तक बच्चों क्या हो गया, ये एनाटॉमी का पार्ट हो गया भाई। किसका पार्ट हो गया, एनाटॉमी में ये चीजें पूछी जाती है। फिर मैं बात करता हूं बच्चों पैथोलॉजी की, क्योंकि पैथोलॉजी से काफी बार पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई, मैंने कहा आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कहा 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 5 क्वेश्चंस में से, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों आपके, देखना मैंने कहा कि वैसे 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से तो 2 तो छोड़ने हैं ना आपको, 5 ही करने होते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशंस बच्चों में हर क्लास में बताई जाती है कि आपको कई बार होता है कि क्वेश्चन छूट जाता है, तो आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि टाइम मैनेज करने की वजह से ये छूट जाते हैं। तो आपके दिमाग में कम से कम ये वाली कैलकुलेशंस तो होनी चाहिए कि भाई साहब 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 छोड़ने हैं मेरे को, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हर क्वेश्चन जो आता है ना बच्चों, ठीक है, हर क्वेश्चन जो आता है कितने नंबर का होता है भाई, 20 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है ना। तो ऐसे कुल मिला के कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया ना, 20 20 20 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन को, अच्छा कितने घंटे का पेपर होता है कि आपको पता होना चाहिए भाई साहब, कितने घंटे का पेपर होता है। मैंने कहा भाई साहब 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का मतलब समझ में आता है कितने मिनट का होता है, ठीक है, 180 मिनट का पेपर होता है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो बच्चों कितना आता है, 36 मिनट आती है, ठीक है, 36 मिनट आती है। मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मिनट में होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, हर क्वेश्चन के लिए 36 मिनट लगते हैं भाई, ठीक है। फिर भी 36 मिनट का अप्रोक्स अगर मैं, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो लगभग 35 मिनट में तो होना चाहिए। मैंने कहा कि भाई साहब 35 मिनट में हर क्वेश्चन आपका होना चाहिए भाई। हर क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिलता है भाई, हर क्वेश्चन के लिए 35 मिनट लगता है। तो कम से कम ये कैलकुलेशंस होनी चाहिए जब आप एग्जाम में बैठो, उससे पहले ये सारी चीजें तो होनी चाहिए कम से कम। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूं, मतलब जो आपके सिलेबस में है वो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है।
चलिए पैथोलॉजी में क्या चीजें आती है उसका मैं एक बार जिक्र करता हूं, एक बार देखिएगा। पैथोलॉजी में बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर के बारे में पूछा जाता है भाई। ट्यूमर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीआरटी के लिए, ठीक है, कि ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर दो तरह से होता है, मैंने कहा कि मैलिग्नेंट और बिनाइन दो तरह का ट्यूमर होता है, कैंसरस ट्यूमर जिसको बोला जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि दो तरह का ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट और बिनाइन, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है बच्चों, ठीक है। मैलिग्नेंसी क्या होती है, ठीक है। अल्सरेशन क्या होता है, अल्सर क्या होता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो होता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये सिलेबस में है। सेप्सिस एसेप्सिस क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एसेप्सिस, सेप्सिस और एंटीसेप्सिस क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है। इन्फ्लामेशन जो होता है उसके बाद इन्फ्लामेशन। फिर मैंने कहा कि पायरेक्सिया क्या होता है, ठीक है। अल्सर का मैंने बताया, अल्सर होता है, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि स्पेसिफिक ग्रेलिनोमेटस डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, तो स्पेसिफिक ग्रेलिनोमेटस डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये पैथोलॉजी का पार्ट है आपके, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एना और फिजियो और पैथो, ये इतना पोर्शंस तो आपके कवर होना चाहिए, ये आपके सिलेबस का पोर्शन सब है। नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है वो क्या है, तो मैंने कहा नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है वो आपके रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का है भाई, ठीक है। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है इसका सिलेबस। कई बार पेपर इसलिए भी टफ बन जाता है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें और है, क्योंकि वो सही से उसका पूरा नहीं दे रखा है, कुछ भी पूछता है, ठीक है। इसका ये है कि आपको कम से कम ये चीजें पूछी जाएगी, इसका एक सिस्टमेटिक ढंग से ये बनाया गया है, तो आपको इन चीजों को कवर करना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आपको देखना है कि रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में क्या चीज पूछी जाती है, क्या आपके सिलेबस में है। डीआरटी आरपीएमसी में जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में ये चीजें आपके पोर्शन में है भाई, ये आपके सिलेबस में है। एक्सरे प्रोडक्शंस में क्या चीज पूछी जाएगी बच्चों, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, प्रॉपर्टी, टाइप और बेसिक प्रिंसिपल और एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड मैंने कहा एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब में गैस ट्यूब, कुलेस ट्यूब, फिक्स और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में। फिर मैंने कहा कि एक्सरे सर्किट क्या होती है उसके बारे में। थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सरे जिस पर, एक्सरे ट्यूब जिस पर बेस्ड होती है वो होता है थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल, ये आपके सिलेबस में है और कई बार पूछा गया है। एनोड एंगल क्या होता है, फोकल स्पॉट साइज, लाइन फोकस प्रिंसिपल, हील इफेक्ट, एसटी केबल, फिल्टर और कॉलीमीटर, इनके बारे में आपको ये सिलेबस का पार्ट है भाई, ठीक है। थर्ड देखिए इंटरेक्शन विद मैटर, यानी कि जो रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है वो मैटर के साथ में कैसे इंटरेक्ट करती है उसके बारे में देखना है। तो मैंने कहा कि एट्यूनेशन जो होता है, एट्यूनेशन क्या होता है, कोरेंट और कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, फोटो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, और एचवीटी और टीवीटी या एचवीएल और टीवीटी, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। ये किस में आता है, इंटरेक्शन विद मैटर में आता है, ये आपके सिलेबस में है भाई। चलिए उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ रेडिएशंस क्या होती है बच्चों। टाइप ऑफ रेडिएशंस में आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, और इसके टाइप्स, आयनाइजिंग के भी टाइप्स होते हैं, नॉन आयनाइजिंग के भी टाइप्स होते हैं, उसके आपको ठीक है पता होना चाहिए। क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्सरे क्या होता है, स्कैटर्ड रेडिएशंस क्या होती है, ग्रिड, ग्रिड रेशियो और इसके टाइप, ये पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। ग्रिड, ग्रिड रेशियो और इसके टाइप। चलिए उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि मैंने कहा कि रेडिएशन यूनिट्स क्या होती है, प्रैक्टिकल्स में भी काफी बार पूछा गया भाई रेडिएशन यूनिट्स। तो रेडिएशन यूनिट जो होती है बच्चों ये सेकेंड ईयर में भी है आपके, इसमें से काफी पोर्शन सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि बेसिक्स होते हैं, इस वजह से इसको फर्स्ट ईयर में भी दिया गया है और सेकेंड ईयर में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा रेडिएशन यूनिट्स में क्या चीजें पूछी जाती है, मैंने कहा एक्टिविटी होती है, एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर को रोंजन में मेजर करते हैं, एक रोंजन के डेफिनेशन भी कई बार पूछी गई है। कर्मा क्या होता है,
ऑब्जर्व डोज क्या होती है, इफेक्टिव डोज क्या होती है, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट डोज क्या होती है, और टिश्यू वेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, ये चीज पूछी जाती है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि रेडिएशन हैजार्ड क्या होते हैं, यानी कि रेडिएशन से होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं, तो मैंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। फिर मैंने कहा सेल साइकिल इफेक्ट, सोमेटिक यानी कि अर्ली और लेट इफेक्ट, दो तरह के होते हैं सोमेटिक इफेक्ट। फिर मैंने कहा कि लेट जेनेटिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, स्टोकास्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। रेडिएशन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं कि ठीक है, मैंने कहा कि रेडिएशन का नुकसान होता है तो बचाव के तरीके भी तो होंगे भाई, तो रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन से बचने के तरीके जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस और काफ़ी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें एक प्रिंसिपल है अलारा प्रिंसिपल, ठीक है, अलारा प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल, 10 डेज लो, एनुअल डोज लिमिट जो होती है, एनुअल डोज लिमिट पब्लिक के लिए कितनी होती है, स्टूडेंट्स के लिए कितनी होती है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितनी होती है, ये पूछी जाती है कई बार। ठीक है, सिलेबस में है भाई आपके। फिर मैंने कहा रेगुलेटरी बॉडीज की मैं बात करता हूं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन जो गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस वगैरह दी जाती है वो कौन देती है, रेगुलेटरी बॉडीज देती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ये डिसाइड करती है कि किसके कितनी डोज लगती है या कैसा क्या होता है, सारा चीज रेगुलेशंस इसके जिम्मेवारी होती है बच्चों। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होती है, AERB होता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो होता है, ये दोनों इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस होती है बच्चों। ठीक है, तो इनको तो पढ़ना ही है। उसके अलावा ICRP इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, NCRP, यूनेस्कर और PCPNDT। वैसे PCPNDT कई बार पूछी गई है, एम्स के एग्जाम्स में पूछा गया अभी लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट टाइम पे जो एग्जाम्स हुए थे अभी MCRE 4 के, उसमें भी PCPNDT भी पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज है, ये आपके सिलेबस में है भाई। ठीक है, और प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर DRT के प्रैक्टिकल्स में पूछा गया PCPNDT। ठीक है, चलिए, फिर मैंने कहा कि एडवांस इमेजिंग इसके अलावा, ठीक है, रेडिएशन फिजिक्स का पार्ट होता है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। मैंने कहा इसके अलावा दो चीजें हैं आपके, ठीक है, इमेज इंटेंसिफायर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, ठीक है, वैसे एडवांस इमेजिंग सेकंड ईयर में है, लेकिन सेकंड ईयर से दो पूछी जाती है चीजें, एक तो इमेज इंटेंसिफायर और एक मेमोग्राफी। इमेज इंटेंसिफायर या तो इमेज इंटेंसिफायर पूछा जाता है, या इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी, या IITV पूछा जाता है, IITV या इमेज इंटेंसिफायर, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है, इमेज इंटेंसिफायर या तो ये पूछ लिया जाता है या पूरा पूछा जाता है, या फिर ठीक है, ये क्या है, मेमोग्राफी, ये भी आपके सिलेबस में है, तो ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है भाई। ठीक है, ये हो गया बच्चों किसका, जो रेडिएशन फिजिक्स है उसका सिलेबस हुआ है। जनरल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, जनरल फिजिक्स के काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें से बीच में से काफी चीजें डाली गई है तुम्हारे उस सिलेबस में, लेकिन आपको कई बार ऐसा, ठीक है, जो ये पैटर्न बनाया गया है ये पेपर्स को और काफी चीजों को एनालिसिस करके ये बनाया गया भाई। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है, एक बार देखिएगा जरा, देखना, मैंने कहा यूनिट और मेजरमेंट्स में आपको फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डायमेंशंस आपको निकालनी आनी चाहिए भाई। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैकेनिकल टर्म्स क्या होती है, यानी कि फिजिक्स में जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें से क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, मैंने कहा कि आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, उसके एग्जांपल से उसको समझाना, ये चीजें आनी चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर और एनर्जी और इसके टाइप, ठीक है, एनर्जी और इसके टाइप। फिर मैंने कहा कि मोमेंटम क्या होता है, हीट और वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन मेथड्स। ठीक है, स्पेसिफिक हीट भी आपके सिलेबस में है, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स के तीनों नियम में से सेकंड लॉ जो है वो ज़्यादा पूछा गया है, सेकंड लॉ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों।
उसके बाद में फिर है प्रेशर और डेंसिटी, ये आपके सिलेबस में है भाई, मैकेनिक्स में ये सारी चीजें है आपके सिलेबस में, ठीक है, ये पूछी जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बस आपको क्या पढ़ना है, मैंने कहा रदरफोर्ड और बोर का एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर जो होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में, इनके चार्ज के बारे में, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इन सारी चीजों को, कहां ये प्रेजेंट होते हैं किसी एटम में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है मोल कंसेप्ट में केवल मोल का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये मोल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट की मैं बात करता हूं, यहां 11th तक फिजिक्स होती है, 12th की यहां से स्टार्ट होती है। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टेट में क्या चीजें आती है, इसमें जो चीजें है ना सिर्फ वही पढ़नी है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा होता है। मैंने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो भाई साहब महीने भर चलता है कई बार तो, ठीक है, तो अपने को इतना नहीं पढ़ना है, केवल ये 3-4 चीजें पढ़नी है अपने को। इलेक्ट्रोस्टेट में क्या पढ़ना है भाई साहब, आपको इलेक्ट्रोस्टेट में कूलॉम्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैंने कहा कि और क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। और फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस और इसके कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। तीनों मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, इन तीनों मीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, उसके बाद में डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है बच्चों। डीसी, एसी, डीसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये किसमें है, इलेक्ट्रिक करंट में। फिर बात करते हैं बच्चों कैपेसिटर की। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये पूछा जाता है। और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी पूछा जाता है, और इसकी एनर्जी, 3 चीज पढ़नी है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और इसकी एनर्जी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और आपको एम्पियर लॉ और राइट हैंड थंब लॉ, इसके बारे में पूछा जाता है। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। और मैग्नेटिक्स में और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। मैंने कहा आपको फेराडे लॉ का पता होना चाहिए, ठीक है, फेराडे लॉ आपको आना चाहिए, लेंज लॉ, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके डेफिनेशंस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फेराडे लॉ और लेंज लॉ। वैसा म्यूचुअल इंडक्शन तो ट्रांसफार्मर में यूज भी होता है, ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर देखिएगा, मैंने कहा ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, ट्रांसफार्मर का काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो ट्रांसफार्मर में भाई साहब आपको प्रिंसिपल इसका पता होना चाहिए, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इसका डायग्राम क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर का रेटिंग और ट्रांसफार्मर के लॉसेस, ये साथ में आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं एक्सरे जनरेटर। एक्सरे जनरेटर के टाइप, प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में एन और पी टाइप का सेमीकंडक्टर, पी एन डायोड्स और उसकी बाइसिंग भी आपको पता होनी चाहिए सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर से भी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। फिर भाई रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर में क्या, रेक्टिफायर वाला जो चैप्टर है उसमें यह है कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बारे में, हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, इसके बेसिक्स डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, इससे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है भाई। तो ये 3 क्वेश्चंस तो आपके क्या है कि ये तो आपको आने चाहिए। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी का टाइप, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है भाई, इसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए।
इसकी यूनिट हाफ लाइफ क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अल्फा और बीटा डिके क्या होता है, ठीक है, अल्फा और बीटा डिके के बारे में भी कई बार पूछा गया है, ये आपके सिलेबस में है बच्चों। तो ये किसके बारे में था बच्चों, ये रेडिएशन फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है। तो रेडिएशन फिजिक्स में जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में रेडियो फिजिक्स आती है और जनरल फिजिक्स आती है, दोनों के अपन ने पोर्शंस का डिस्कस किया है। देखिए जो थर्ड पेपर आता है ना बच्चों आपका, वो रेडियोग्राफी का आता है, या फिर मैं कह सकता हूं रेडियोग्राफी के अलावा जो थर्ड पेपर आता है वो पोजिशनिंग का आता है बच्चों। किसका आता है, पोजिशनिंग का आता है। तो देखो पोजिशनिंग वाले जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैंने कहा स्कल और नेक के आपकी पोजिशनिंग आनी चाहिए। पहली बात तो इनके एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि स्कल और इसके बारे में, मैंने कहा बोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सिला, मेस्टोइड, पेट्रस बोन्स होती है, ऑप्टिकल फोरामेन, सेला टर्सिका वाला आपको व्यू पता होना चाहिए, ठीक है। नेजोफेरिंग्स और लेरिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई है, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि आपको जितने भी बॉडी के पोर्शंस होते हैं, मैंने कहा स्कल होता है, चेस्ट होता है, एब्डोमेन होता है, पेल्विस होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज होती है, इसके जॉइंट्स होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, इनके जॉइंट्स होते हैं। इनके बेसिक व्यूज आपको पता होना चाहिए, एपी, लेटरल, ऑब्लिक, और भी काफ़ी सारे होते हैं, पीए वगैरह होते हैं। ये बेसिक व्यू के अलावा कुछ स्पेसिफिक व्यूज भी होते हैं स्कल, एब्डोमेन, स्कल में और चेस्ट में और भी कुछ जॉइंट्स में। तो कुछ इसके अलावा बेसिक व्यू के अलावा कुछ स्पेसिफिक व्यूज भी होते हैं जिनके नाम अलग अलग होते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मैंने कहा कि चेस्ट और थोरैक्स बोन्स होती है, उसमें चेस्ट पीए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट सुपाइन, लॉर्डोटिक, ऑब्लिक, स्टर्नम का ऑब्लिक, ठीक है, थोरेसिक, ये सारे डेक्यूपिटस वगैरह सारे व्यू होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एब्डोमेन के भी इस तरह से हैं, मैंने कहा एब्डोमेन के भी वही है कि सिटिंग में, ठीक है, डेक्यूपिटस इसका सुपाइन है, इसका प्रोन पोजीशन है, ठीक है। अलग अलग तरह से इसकी पोजीशनिंग होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं, सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर होती है, कॉकिक्स होती है, ठीक है। अलग अलग तरह की जो वर्टिब्री होती है उसकी अगर बात करें तो इन वर्टिब्रीज के एपी और लेटरल व्यू के अलावा भी काफ़ी अलग अलग एंगल्स पर व्यू होते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशनिंग आपको पता होनी चाहिए, इनमें क्या फैक्टर्स यूज होते हैं, इसकी एनाटॉमिकल कंडीशंस कैसी होती है, ठीक है, कैसे पोजीशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। उसके अलावा हिप और पेल्विस के जो जॉइंट्स होते हैं, हिप और पेल्विस जो होता है उसके बारे में, ठीक है, इनके अलग अलग तरह के व्यू होते हैं। इसमें स्पेशल व्यू जो होता है, एक्सटर्नल रोटेशन, फ्रॉग पोजीशन, सैक्रोइलियक जॉइंट्स होता है, ठीक है, इसके व्यू होते हैं। सिफेलिक टिल्ट और कोडल टिल्ट जो होता है, ये एंगल्स होते हैं, ठीक है। फिर मैं कहूं कि अपर एक्सट्रीमिटीज की, अपर लिम्ब की मैं बात करूं, अपर लिम्ब में काफ़ी सारी डिजिट्स होती है। मैंने कहा आपको फिंगर्स के, हैंड का, रिस्ट का, फोर आर्म का, एल्बो का, आर्म का और शोल्डर्स के पोजीशनिंग और इसके अलग अलग व्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। लोअर एक्सट्रीमिटीज की अगर मैं बात करूं, लोअर लिम्ब की, तो लोअर लिम्ब में क्या होता है भाई, फुट होता है, एंकल होता है, इनके अलग अलग तरह के एंगल वाले व्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि फिर क्या होता है, लोअर लेग होता है, लोअर लेग के व्यूज होते हैं अलग अलग तरह के। मैंने कहा नी होता है, नी के अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फीमर जो होता है उसके भी अलग अलग तरह से व्यू होते हैं, यानी कि इसको देखने के लिए रेडिएशन इंसिडेंट होती है अलग अलग साइड से, अलग अलग एंगल से, ठीक है। तो उसके अलग अलग तरह के व्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है भाई। चलिए, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी बॉडी के बोन्स होती है, इनके अलग अलग तरह की पोजीशनिंग, अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक व्यू के अलावा स्पेशल व्यू भी होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है। और एक है स्पेशल रेडियोग्राफी पूछी जाती है इसमें। स्पेशल रेडियोग्राफी इसमें जो होती है उसमें क्या चीजें पूछी जाती है, इनके अलावा डेंटल रेडियोग्राफी होती है भाई। डेंटल रेडियोग्राफी कई बार पूछा जाता है। मैक्रो रेडियोग्राफी और माइक्रो रेडियोग्राफी पूछी जाती है। मोबाइल और पोर्टेबल बेड साइड रेडियोग्राफी पूछी जाती है।
मोबाइल रेडियोग्राफी, पोर्टेबल रेडियोग्राफी जो होती है वो पूछी जाती है। ठीक है, ओटी रेडियोग्राफी पूछी जाती है बच्चों, ऑपरेशन थिएटर रेडियोग्राफी। ठीक है, वहां पर ओटी में कैसी रेडियोग्राफी होती है, यानी कि सीआर मशीन होती है, उसके बारे में, उसकी रेडियोग्राफी के बारे में पूछी जाती है। साइन रेडियोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में पूछी जाती है। लोकलाइजेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी, और ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी, इसके बारे में पूछा जाता है। इमरजेंसी रेडियोग्राफी जो होती है उसके बारे में। तो ये अलग अलग तरह की रेडियोग्राफी होती है, इनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये किसका भाग है भाई, ये है रेडियोग्राफी का पोर्शन, या इसको पोजिशनिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है ना बच्चों आपका, वो है डार्क रूम प्रोसीजर्स। डार्क रूम प्रोसीजर्स में क्या है कि डार्क रूम में जो सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने कहा डार्क रूम वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें डार्क रूम का लेआउट आपको पूछा जाता है। डार्क रूम का लेआउट में, ठीक है, एक डार्क रूम जो होता है उसके काफी सारी चीजें होती है, उसमें उसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है उनके बारे में पूछा जाता है। तो मैंने कहा डार्क रूम की एंट्री जो होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। सेफ लाइट क्या होती है, उसको कितने वाट का बल्ब होता है, फिल्टर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेफ लाइट होती है, ये सारी चीज़ें सेफ लाइट के बारे में पूछा जाता है। वेट और ड्राई साइड जो होती है क्या होता है, पास बॉक्स क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप क्या होते हैं। फिर मैंने कहा डार्क रूम इल्यूमिनेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा कि कैसेट वाला पोर्शन में क्या क्या चीजें आती हैं कि भाई साहब कैसेट में आपको इसका कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, इसके टाइप आपको पता होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कैसेट के ये सारी चीजें होने के बाद में फिर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। बच्चों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। उसके बाद में देखिए चॉइस ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या यूज होता है, कौन सा फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, फिर मैंने कहा इंटेंसिफिकेशन फैक्टर्स की इसकी डिटेल्स, शार्पनेस क्या होता है, स्पीड क्या होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का। ठीक है, फिर मैंने कहा कि केयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और टाइप ऑफ स्क्रीन, ये आपको पता होना चाहिए किसमें, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। फिर मैंने कहा कि रेडियोग्राफिक फिल्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो इमेज जो बनती है ना बच्चों, इसमें तो बनती है रेडियोग्राफिक फिल्म में, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म। ठीक है, रिजॉल्विंग पाउंड ग्रेननेस ऑफ द फिल्म, सेंसिटिविटी ऑफ फिल्म, ठीक है, स्पीड ऑफ फिल्म, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है फिल्म का, वो चीज है, टाइप कितने तरह की फिल्म होती है, सेंसिटिविटी, ठीक है, इसका क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो कई बार पूछा गया है। ठीक है, इट्स यूजलेसनेस, लेटेंट इमेज के बारे में भी कई बार पूछा गया बच्चों, लेटेंट इमेज क्या होती है इसके बारे में सारी चीजें होती है। ठीक है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फिर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है फिल्म प्रोसेसिंग। बच्चों फिल्म को कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, क्या क्या केमिकल टैंक्स होते हैं उसमें। तो मैं कहूंगा कि फिल्म को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, इसमें अलग अलग होता है। मैंने कहा कि इसमें डेवलपर सॉल्यूशन, डेवलपिंग टैंक होता है, इसमें रिंजिंग सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें फिक्सर होता है, इसमें वाटर होता है, इसमें ड्राइंग सिस्टम होता है। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज ये चलता है। ठीक है, तो रिप्लेनिशनर और फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपर, टाइप ऑफ डेवलपर, फिक्सर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द यूज ऑफ फिक्सर, कौन कौन से फिक्सर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। सिल्वर रिकवरी मेथड्स। बच्चों सिल्वर रिकवरी मेथड्स के बारे में कई बार पूछते हैं, इसमें अलग अलग तरह के सिल्वर रिकवरी मेथड्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिल्वर रिकवरी मेथड जो होता है वो फिक्सर सॉल्यूशन, यूज्ड फिक्सर सॉल्यूशन से सिल्वर को कैसे रिकवर करना है, और वेस्टेज फिल्म से कैसे रिकवर करना है, इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सिलेबस में है आपके। ठीक है, और फिल्म रिंजिंग और वॉशिंग और ड्राइंग, ये तीनों स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वॉशिंग और ड्राइंग ऑफ फिल्म जो होता है, ये आपको प्रोसीजर्स आपको सारे पता होना चाहिए। फिल्म प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हो। ठीक है, मैंने कहा दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। ठीक है, तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें सारी चीजें मैनुअली अपन
प्रोसेस करते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होती है, ऑटोमेटेड मशीन होती है, ठीक है, जिससे प्रोसेसिंग करी जाती है। ये आपके सिलेबस में है, कई बार इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं बच्चों रेडियोग्राफिक इमेज के बारे में। रेडियोग्राफिक इमेज जो होती है उसकी शार्पनेस के बारे में पूछा जाता है। कॉन्ट्रास्ट डिटेल क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है रेडियोग्राफिक फिल्म का, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। उसके बाद में व्यूइंग कंडीशन होती है, व्यूइंग कंडीशंस क्या होती है, यानी कि इसमें व्यूइंग बॉक्स होता है, ठीक है, व्यूइंग बॉक्स होता है बच्चों, व्यूइंग बॉक्स होता है इसमें, ठीक है। और फिर मैं बताऊं इसमें व्यूइंग बॉक्स तो होता ही है, ठीक है, देखना भाई, व्यूइंग बॉक्स होता है इसमें, ठीक है। व्यूइंग बॉक्स के बाद में फिर इसमें एम्पलीफायर भी होता है, ठीक है, एम्पलीफायर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है, व्यूइंग कंडीशन कौन सी होती है, ये किस में आती है, इसमें व्यूइंग कंडीशंस होती है, व्यूइंग बॉक्स होता है, एम्पलीफायर होता है। ये एक्सरे इमेज जो डेवलप्ड इमेज होती है उसको देखने की काफ़ी सारी प्रोसीजर्स होती है, उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर्स भी दिखाई देता है, ये ठीक है। ये आपके कई बार पूछा गया है, बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन आपके सिलेबस में है भाई ये, ठीक है। तो इस तरह से अपन डार्क रूम प्रोसीजर जो हो गया, इस तरह से चारों जो सिलेबस है, चारों जो सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस को एक सीक्वेंस वाइज आपको दिखाया गया है बच्चों, ठीक है। इससे ये पता लगे कि आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं, कौन से, ये भी आपको ठीक है फोकस किया गया है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों, तो ये आपका सिलेबस है, एक बढ़िया तरीके से आपको दिखाया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास थी, इसमें आपको सिलेबस के बारे में सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जो राजस्थान आरपीएमसी डीआरटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है बच्चों, ठीक है। इसके हिसाब से आपको सीक्वेंस वाइज आपको ठीक है स्ट्रेटेजिकली आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।